प्यारे विद्यार्थियों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसके बारे में हमारे को जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। साथ ही साथ जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। इन 16 महाजनपदों में अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें राजा शासन का प्रमुख हुआ करता था, और वज्जी तथा मल्ल नामक महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जहाँ के शासन के प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। इन 16 महाजनपदों में शक्ति एवं सत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहता था, परंतु आगे चलकर इस संघर्ष में मगध महाजनपद विजेता बनकर उभरा और उसके नेतृत्व में संपूर्ण उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा गया। कालांतर में मगध का इतना विकास हुआ कि एक प्रकार से मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। मगध के विकास में या उत्कर्ष में विभिन्न राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सर्वप्रथम हर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि पुराणों में जानकारी मिलती है कि मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश ने शासन किया था, जिसका एक महत्वपूर्ण शासक जरासंध था, जिसके द्वारा गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई गई थी। परंतु बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक राजवंश था, और इस राजवंश का प्रमुख पहला शासक या इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध के ऊपर शासन किया था। बिंबिसार बड़ा ही कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। इसने अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य किया। बिंबिसार के द्वारा लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख अर्थात वैशाली के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया, और इस वैवाहिक संबंध के द्वारा मगध साम्राज्य की या मगध महाजनपद की उत्तरी सीमा को उसने सुरक्षित कर लिया। साथ ही साथ गंगा नदी के व्यापार में भी महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त किया। इसके बाद में बिंबिसार के द्वारा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी के साथ भी विवाह किया, और इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप कौशल नरेश प्रसेनजित के द्वारा काशी का प्रदेश, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1 लाख रुपए थी, मगध को सुपुर्द किया गया, और इस प्रकार से एक अच्छा सहयोगी शासक बिंबिसार को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ काशी के रूप में आर्थिक संबल भी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा के साथ भी बिंबिसार के द्वारा विवाह किया गया, और इस प्रकार वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिंबिसार के द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया गया। साथ ही साथ बिंबिसार के द्वारा मैत्री संबंध भी स्थापित किए गए। गांधार का शासक बिंबिसार का मित्र था। इसी प्रकार अवंती का शासक चंडप्रद्योत भी बिंबिसार का मित्र था, और चंडप्रद्योत के पांडु रोग के समय बिंबिसार के द्वारा अपने प्रमुख राजवैद्य जीवक को
उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा गया था। इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक और मैत्री संबंधों के द्वारा अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया, साथ ही साथ मगध के साम्राज्य विस्तार की नींव भी तैयार की। इस प्रकार शक्ति संवर्धन करने के बाद बिंबिसार के द्वारा अंग, जो कि मगध के पूर्व में स्थित था, के ऊपर आक्रमण किया गया और अंग को विजय कर मगध के अंदर विलय कर लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार से पूर्व भी अंग और मगध के बीच संघर्ष चल रहा था, शत्रुपूर्ण संबंध थे और बिंबिसार के पिता को अंग नरेश ब्रह्मदत्त के द्वारा पराजित किया गया था और मगध की राजधानी के ऊपर भी अधिकार किया गया था और बिंबिसार के द्वारा उसी पराजय का बदला लिया गया और अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग का मगध के अंदर हमेशा हमेशा के लिए विलय कर लिया गया। इस प्रकार बिंबिसार के द्वारा जिस साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत अंग विलय के साथ, अंग के मगध में विलय के साथ शुरू हुई, वह नीति मौर्य सम्राट अशोक के कलिंग विजय के बाद शांति की नीति के अवलंबन के घोषणा तक मगध के साम्राज्य विस्तार की ये परंपरा चलती रही। इसी प्रकार बिंबिसार एक कुशल प्रशासक भी था। उसके द्वारा मगध को एक अच्छा प्रशासन दिया गया और हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान बिंबिसार के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया और एक अच्छा प्रशासन देकर मगध की शक्ति को बिंबिसार के द्वारा सुदृढ़ किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार की राजसभा में 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इस प्रकार लगभग बिंबिसार ने 52 वर्षों तक मगध के ऊपर शासन किया। साथ ही साथ मगध की राजधानी राजगृह भी स्थानांतरित बिंबिसार के द्वारा की गई, परंतु बाद में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी गई और 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु हुई। बिंबिसार की मृत्यु के बाद हर्यक वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक बना अजातशत्रु, जिसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह महान साम्राज्यवादी और कूटनीतिज्ञ था। अजातशत्रु के समय मगध का कौशल के साथ संघर्ष हुआ। चूँकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी महाकोसला, जो कि कौशल नरेश की बहन थी, उसकी भी शोक के कारण मृत्यु हो गई और इससे कौशल नरेश प्रसेनजित क्रोधित हुआ और उसके द्वारा दहेज में दिया गया काशी प्रांत वापस ले लिया गया और इसी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित के मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के प्रथम चरण में अजातशत्रु के द्वारा प्रसेनजित को हरा दिया गया, परंतु बाद में प्रसेनजित के द्वारा अजातशत्रु को परास्त किया गया। अंततः दोनों के मध्य संधि हुई और काशी के संधि के अनुसार प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया गया और काशी अजातशत्रु को दे दी गई और इस प्रकार काशी का अंततः मगध के अंदर विलय हो गया। इसी प्रकार अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ भी संघर्ष हुआ। वज्जी संघ का प्रमुख वैशाली था और वहाँ का शासक चेटक था। चेटक के समय अजातशत्रु के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, क्योंकि चेटक की पुत्री के पुत्र हल और बेहल एक हाथी और बहुमूल्य हीरो से बने हुए हार के साथ अपने नाना के यहाँ चले गए थे और बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने उनको वापस जब बुलावा भेजा तो चेटक
के द्वारा उनको वापस भेजने से मना कर दिया और इस प्रकार से वज्जीसंघ और अजातशत्रु के मध्य संघर्ष हुआ। अन्य ग्रंथों में वज्जीसंघ और मगध के मध्य संघर्ष का कारण हीरों की गंगा नदी के किनारे रत्नों की खान को भी मानते हैं, जिसके ऊपर वज्जीसंघ ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से वज्जीसंघ और मगध के मध्य संघर्ष हुआ, परंतु चूंकि वज्जीसंघ अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध था और इस कारण से अजातशत्रु को प्रारंभ में सफलता नहीं मिली और अजातशत्रु के द्वारा जब बुद्ध से वज्जीसंघ को हराने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कहा, तब बुद्ध के द्वारा वज्जीसंघ में फूट डलवाने का आदेश दिया या परामर्श दिया। तब वत्सकार नामक मंत्री के द्वारा वज्जीसंघ में फूट डलवाने का कार्य किया गया और अंततः वज्जीसंघ पर भी अजातशत्रु का अधिकार हो गया। वज्जीसंघ के साथ हुए संघर्ष में अजातशत्रु के द्वारा रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया गया और इस प्रकार अंततः अजातशत्रु का वज्जीसंघ पर अधिकार हो गया और उसका भी मगध में विलय कर लिया गया। अजातशत्रु के द्वारा राजगृह का दुर्गीकरण भी करवाया गया, क्योंकि राजगृह को या मगध को अवंती से खतरा था और उसके आक्रमण से बचने के लिए अजातशत्रु के द्वारा राजगृह को दुर्गीकरण करवाया गया, राजधानी को दुर्गीकरण करवाया गया। इस प्रकार अजातशत्रु के समय काशी और वज्जीसंघ का विलय मगध के अंदर कर लिया गया और मगध की सीमा हिमालय की तलहटी तक फैल गई। अपनी विजयों के साथ साथ अजातशत्रु धार्मिक दृष्टि से उदार था। जैन मतावलंबी इसको जैन धर्म का संवर्धक मानते थे। इसी प्रकार बौद्ध मतावलंबी बौद्ध धर्म का संवर्धक मानते थे। ऐसा माना जाता था कि प्रारंभ में अजातशत्रु का जैन धर्म की तरफ झुकाव था, परंतु बाद में ये बौद्ध मतावलंबी हो गया और अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और अजातशत्रु के द्वारा उनके अवशेषों के ऊपर राजगृह में स्तूप का निर्माण किया गया और अजातशत्रु के समय ही बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पिटक और सुत्त पिटक का प्रणयन किया गया था। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु इसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई और इस प्रकार से हर्यक वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक बना उदयन, जिसने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उदयन के द्वारा भी साम्राज्य का विस्तार किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उदयन के समय में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदियों के संगम पर की गई। चूँकि मगध साम्राज्य का उत्तर की तरफ काफ़ी विस्तार हो चुका था, इस कारण से पाटलिपुत्र अब अधिक उपयुक्त राजधानी थी। इस प्रकार से उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई और साथ ही साथ मगध साम्राज्य की राजधानी भी इसको बनाया गया। उदयन जैन धर्म को प्रश्रय दिया और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उदयन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। उदयन के बाद में हर्यक वंश के 3 अन्य शासक हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, परंतु ये तीनों ही शासक अत्यंत ही निर्बल एवं विलासी सिद्ध हुए। इनके समय में शासन तंत्र शिथिल पड़ गया, चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी। फलस्वरूप जनता में व्यापक असंतोष छा गया और इनके शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ तथा जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया।
शिशुनाग के राज्यारोहण से मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार हर्यक वंश के राजाओं ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक राज्य किया और हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश के द्वारा मगध पर शासन किया गया और मगध साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार किया गया, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।